संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की, तो ये भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में है। ठीक है। अगर आप बात कर लें भाग 2 की, तो भाग 2 में जो है वो सिटीजनशिप के बारे में है। मतलब कि कैसे किसी को भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर कैसे और किन वजहों से किसी के भारत की नागरिकता छिन जाएगी, उसके बारे में उसमें डिटेल में चर्चा की गई है। ठीक है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में जो है वो डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है, जिसका आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उन सारे आर्टिकल्स को हम काफी डिटेल में कवर कर रहे होंगे। ठीक है। भाग 5 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो भाग 5 में है संसद। संसद में 3 अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, लोकसभा पढ़ना है और राज्यसभा पढ़ना है। ठीक है। तो संसद अपने आप में काफी बड़ा है और उसका जो आर्टिकल है वो भी करीब 100 के आसपास आर्टिकल्स में आपको पढ़ने होंगे, लेकिन सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट होता है उसके थ्रू किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को हम काफी अच्छे से रिवाइज करते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ही आप बेझिझक होकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ से आपको अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स, आपको आर्टिकल 19 मैं पहले आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। यानी कि आज़ादी के बारे में बात करता है। तो कितने तरीके की आज़ादी की हमें मिलती है, ठीक है, उसको हमें जानना है। तो आर्टिकल 19 में हमें 6 तरीके की फ्रीडम है। ठीक है। वो कौन कौन सी है? तो 19(1) की अगर हम बात करें तो उसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप अपना मत रख सकते हैं, इसकी आज़ादी है आपको। ठीक है। 19(2) में है असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब है कि आप कहीं भी जा करके अपना हक मांग सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना आर्म्स के। ठीक है। जैसे कि अभी बीपीएससी के स्टूडेंट ने किया, वो आराम से अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे विदाउट आर्म्स। तो ये अधिकार आपको आर्टिकल 19(2) के तहत मिलता है। ठीक है। बात करें तीसरी पॉइंट की, तो तीसरे में है कि आप अपना किसी भी तरीके का फॉर्म, एसोसिएशन और यूनियन, मतलब कि अपने पार्टी बना सकते हैं। जैसे लोग अपनी पार्टीज बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं ना, उसकी आज़ादी 19(3) के तहत आपको मिलती है। चौथा है कि मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी आज़ादी आपको आर्टिकल 19(4) के तहत मिलती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पांचवा है कि आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, मतलब कंट्री के किसी भी पार्ट में आपका मन करे तो आप बम्बई जा सकते हैं, आपका मन करे तो आप चेन्नई जा सकते हैं, आपका मन करे तो आप यूपी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये पांचवें है। छठा है कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, मतलब आप किसी भी तरीके का जॉब कर सकते हैं, आपको जो मन करे आप उस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 6 अधिकार आपको आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मतलब नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, मतलब ये राइट ऑफ लाइफ है, आपको आपके पास जीने का एक अधिकार है, इसे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। ठीक है। अगर वहीं पे एक और आर्टिकल है जो कि 21 में पूछता है, 21(a). ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि 21(a) एक आर्टिकल है जिसमें राइट ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार के बारे में बात किया गया है, जिसमें 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। ठीक है। और 21(a) कब जोड़ा गया? तो इस आर्टिकल को जोड़ा गया है 2002 में 86वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है। तो इतनी बातें आप 21 में पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 बिल्कुल अलग है, आर्टिकल 21(a) बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो दोनों को आप मिक्स मत करिएगा, ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोनों से सवाल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 किस अधिकार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 की, तो ये संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात कर लें पर्टिकुलरली कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 क्या है, तो फ्रेंड्स
आर्टिकल 23 यानी कि अनुच्छेद 23 जो है वो प्रोवाइड करवाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि आप किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। मतलब पहले के जमाने में ऐसा होता था ना कि किसी को जबरदस्ती अपने पास रख ले, उसको मार मार के काम भी करा रहे हैं, उसे सिर्फ मतलब एक आध वक्त की कभी खाना दे दिया वो भी नहीं, इसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों की खरीद बिक्री, ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है, मना करता है। ठीक है। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कोई भी बच्चा 14 साल से एज के कम में, मतलब बाल मजदूरी के बारे में है, 14 साल से अगर किसी की एज कम है तो उसे आप ऐसे जगहों पे काम नहीं करा सकते जहाँ पे जान का खतरा हो। ठीक है। कभी कभी इसको गलत लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अगर कोई अपने ही मतलब मान लीजिए किसी के फादर की दुकान है, वहां पे वो काम कर रहा है, 14 साल से कम एज का है, तो वो बाल मजदूर है। मान लीजिए कि वो स्कूल से आया है अभी, थोड़ी देर के लिए अपने पिता की दुकान में बैठ के उनकी हेल्प कर रहा है, तो ये बाल मजदूरी की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। ऐसे जगहों पे नहीं काम करवाना है जहाँ पे जान का खतरा हो और उसे एजुकेशन भी नहीं दी जा रही हो, ये गलत है। ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाल मजदूरी के डेफिनेशन में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्राप्त हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की, जिसे इंग्लिश में हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के नाम से जानते हैं, यह है आर्टिकल 29 और 30 में। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी कंट्री में कोई ग्रुप माइनॉरिटी में है, तो उसके हितों की रक्षा करना, और 30वें में है कि उसे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना इंस्टीट्यूशंस को, मतलब एजुकेशनल कॉलेज वगैरह खोलने की आज़ादी। ठीक है। तो 29 और 30 दोनों में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करें आर्टिकल 25 की, तो आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कोई व्यक्ति कौन से रिलीजन को फॉलो करेगा वो उसका एक पर्सनल मतलब लिबर्टी है, उसका अपना एक व्यक्तिगत राय है कि वो जिसे चाहे उसे फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फंडामेंटल राइट है जिसका वायलेशन हो रहा है, मतलब कोई मतलब मौलिक अधिकार का आपका हनन कर रहा है, तो आप इस आर्टिकल का यूज करके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि मैंने सारे क्लियर किए हैं आपको। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी के लिए है। ठीक है। अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अभी जस्ट हमने पढ़ा है आर्टिकल 29 और 30, और स्वतंत्रता का अधिकार एकदम राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 में, और आर्टिकल 19 में 6 अलग अलग तरीके की फ्रीडम के बारे में हमने चर्चा की है, तो उसको भी आप रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है, जिसका कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मतलब फंडामेंटल राइट्स है। तो देखिए, इन सब के बीच मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी बता दिए हैं, लेकिन एक या दो आर्टिकल ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप स्पेशली नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 मैंने आपको नहीं बताया। आर्टिकल 15 में क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आप किसी के साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं रख सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ कि मतलब वो मुसलमान है तो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर किसी का रेस अलग है, कास्ट अलग है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, तो उसके बेसिस पे आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है। यह है आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत की भावना आप नहीं रख सकते। ये छुआछूत पहले हुआ करता था ना कि तू छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाता हूँ, उसमें छुआछूत जैसे चीजें थी, तो उसे एबॉलिश किया गया। आर्टिकल 17 में इसका मेंशन है। एक आर्टिकल पूछता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे आप मतलब एकेडमिक टाइटल तो रख सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर आप रख सकते हैं, लेकिन आप अपने नाम के साथ राजा महाराजा जैसे टाइटल्स नहीं रख सकते। ठीक है। यह है एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो कि आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स के 12 से लेकर के 35 तक के बीच जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनसे सवाल बनता है, वो ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी बता दिया है। ठीक है। तो इतना आर्टिकल्स आपको यहाँ से पता होना चाहिए।
ठीक है। आगे जो क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें खास करके डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व से जो आर्टिकल होंगे वो होंगे 2 4 5। तो मैं ऐसे करके टॉपिक वाइज आपको आर्टिकल क्लियर करते चल रहा हूँ, तो आप इस चीज को माइंड में आप जरूर रखिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? फ्रेंड्स, आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो किस पार्ट में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाग 5। ठीक है, भाग 5 में डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है। आप रिकॉल कर सकते हैं कि भाग 2 में क्या था। भाग 2 में था सिटीजनशिप। भाग 1 में है इंडिया और इट्स स्टेट्स, मतलब इंडिया और भारत के जो स्टेट्स होते हैं वो आर्टिकल 1 में है, सॉरी भाग 1 में है। भाग 2 में है सिटीजनशिप। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। भाग 4 में है डीपीएसपी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 में है संसद, जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ठीक है, तो भाग आपको यहाँ तक क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39A किस अधिकार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आर्टिकल 39A की, तो इसका मतलब है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब कि समान और निःशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 39A में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं, समान नागरिक संहिता, जिसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, ये आर्टिकल 44 में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर हम बात करें पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जिसे कहते हैं, इसका आर्टिकल तो 39 ही है, लेकिन 39D है। ठीक है, 39 में 5-6 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप 39A और 39D को याद रखिएगा। ठीक है, 39A में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए है 39D। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी में जो रोजगार का अधिकार है, जिसे राइट टू वर्क बोलते हैं, यह है आर्टिकल 41 में। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है और वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर मैं MCQ के थ्रू हर टॉपिक को काफ़ी आसानी से आपको बताता हूँ, आपकी रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, बात करें अगर हम आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, जो कि एक फंडामेंटल राइट था और हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो पर्यावरण संरक्षण जो है वो 48A में है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी आपसे पूछता है, बहुत बार मैंने देखा है कि ये प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो बोल रहा हूँ ना कि डीपीएसपी में भी वही आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 48A। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया है। अगर हम बात करें 47 आर्टिकल की, तो इसमें जो है कि स्टेट को मतलब न्यूट्रिशन लेवल बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है और पब्लिक हेल्थ को ठीक रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप याद रख सकें तो रख सकते हैं। आर्टिकल 49 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 49 में है कि आप जो मोनूमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है, उसका रक्षा करना है, उसे नेशनल इम्पोर्टेंस की मतलब संज्ञा देनी है, उसका देख रेख करना है। जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन सब की संरक्षण का बारे में बात उसमें किया गया है। आर्टिकल 50 में क्या है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल आपसे पूछ रहा है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है फ्रेंड्स वो है आर्टिकल 54 में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें हम आर्टिकल 52 की, तो इसमें है कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 52 में है। वहीं पे आर्टिकल 53 में जो हम बात करें, तो इसमें जो है वो प्रेसिडेंट की शक्ति के बारे में बात की है, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ
द यूनियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 55 की अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है उसके प्रोसेस के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अलावे जो प्रेसिडेंट में आपसे सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि आर्टिकल 61 क्या है, तो इसमें है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब महाभियोग के थ्रू प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में है। इसके अलावा एक और आर्टिकल इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट से, वो है आर्टिकल 72, जिसमें प्रेसिडेंट के पास मतलब एक पार्डन पावर है, मतलब उसको किसी की क्षमादान देने की मतलब एक शक्ति है उनके पास। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 76 की, तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा की गई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे वही बताऊंगा, वरना हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है तो उसे हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात कर रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किस आर्टिकल के थ्रू एक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मतलब पास ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो कोई एक कानून जब लाने की जो उनके पास पावर है उसे हम बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, या फिर इंग्लिश में से हम कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आर्टिकल 123 में है। आर्टिकल 124 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 123 124 आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको जाननी चाहिए। आर्टिकल 125 में सैलरी ऑफ जजेस है। आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ से सवाल मैंने तो नहीं देखा है कि बनते हैं, तो इन दोनों आर्टिकल्स को आप बिल्कुल ही स्किप कर दें या फिर आप भूल भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम पहले ही डील कर चुके हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके लिए जो आर्टिकल है वो है 76। ठीक है, इसके अलावे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, देखिए यहीं पर हम पार्लियामेंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको याद रखने की जरूरत है आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि संसद के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है। तो ये तीनों आर्टिकल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति की जानकारी किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स जो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की जानकारी है वो आर्टिकल 89 में है, अनुच्छेद 89 में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, इसके अलावे अगर हम बात करें आर्टिकल 108, 110 और 112 की, तो आर्टिकल 108 में है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो आर्टिकल 108 के थ्रू होती है, और इसको बुलाने का जो राइट है वो प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, और संयुक्त बैठक में अध्यक्ष कौन होंगे, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करते हैं। तो देखिए हर बात में लिख नहीं सकता, तो जब मैं बोल रहा होता हूँ ना तो उसको थोड़ा सा आप नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हर बात अगर मैं लिखूं तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियोस बनाते समय और बोलते समय ही दिमाग में बात आती है। ठीक है, तो इसको संभव नहीं है कि हर चीज़ को आपको बताया जाए, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो कभी कभी आप वो सॉरी मतलब तो एक रिक्वेस्ट है कि उसको आप लिख लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है। यानी कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, इसकी व्याख्या या फिर इसके बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 214, अनुच्छेद 214। ठीक है,
वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 213 की, तो आर्टिकल 213 में एक अध्यादेश जारी करने की जो पावर मतलब आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट के पास है, वही पावर आर्टिकल 214 के 13 के तहत राज्यपाल के पास है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 213 में क्या है, तो आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और आर्टिकल 226 की अगर हम बात करें तो इसमें हाई कोर्ट को रिट जारी करने की एक शक्ति दी गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 280 में किसके बारे में चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आर्टिकल 280 की, तो इसमें फिनांस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। भारत की संचित निधि किस आर्टिकल में है अगर पूछ ले, तो आर्टिकल है 266। ठीक है, चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो उसके लिए आर्टिकल है 324, और लोक सेवा आयोग यानी कि जो यूपीएससी वगैरह है उसके लिए आर्टिकल है 315। ये चारों जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल फंसते हैं बार बार, तो मैंने ये चारों आपको इसलिए रखा है। मैं ऑप्शंस भी वही रखता हूँ जो इंपॉर्टेंट हो ताकि मैं आपको बता सकूं, जिससे ये जो पीडीएफ है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो उसको मैंने ध्यान में रखा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट के आसपास की वीडियो बन चुकी है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे 6-8 के करीब, उसे भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। इन सब के अलावे फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, वो मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, आप उसे लिख लेंगे या फिर मैं स्क्रीन पे उसे लिख भी दूंगा। ठीक है, तो पहला है आर्टिकल 155, जिसमें हम अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करते हैं, शायद मैंने बताया है फिर भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा है एक 279A जिसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करी गई है। एक आर्टिकल है 338 जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसको आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल है आपका 362 जिसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संशोधन की बात की गई है 368 में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल फंसते हैं, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। एक आर्टिकल है आर्टिकल 343 जिसमें क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करी गई है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा एक और आर्टिकल आप याद रख सकते हैं, वो है 165। उसमें क्या है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे सेंटर के पास एक वकील होता है न्याय मतलब आर्टिकल 76 के थ्रू, वैसे ही स्टेट के पास एक वकील होता है जिसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो आर्टिकल 165 में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं आपको बता सकूं, तो करीब करीब 50 से 60 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक